हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना पाटीदार। वेलकम टू नॉलेज भारती। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र की जो हमने स्पेशल एमसीक्यू सीरीज जो संविधा शिक्षक वर्ग 3 के लिए स्टार्ट किए, यह सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तो संविधा शिक्षक वर्ग 3 की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। 19 सितंबर से संविधा शिक्षक वर्ग 3 की एग्जाम होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए और हम इसमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनाएंगे। और आप जानते होंगे, आपने भी जो एमपी टेट में एमपी में जो ग्रेड 2 की एग्जाम हुई थी, उसमें भी जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आए थे, वो सारे अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जिससे आप एग्जाम में आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। और इसमें हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो टेट और सीटेट में आए हुए क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना है, और आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे या इस पर वापस ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप उन्हें कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले वाले वीडियो भी जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बालक रहते हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? ऑप्शन ए है समावेशी शिक्षा द्वारा, ऑप्शन बी है मुख्य धारा में डालकर, ऑप्शन सी है समाकलन द्वारा, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा द्वारा, या मुख्य धारा में डालकर, या समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो जो निःशक्त बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए क्या प्रावधान किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? समावेशी शिक्षा द्वारा, या तो फिर मुख्य धारा में डालकर, या समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समावेशी शिक्षा। ऐसी शिक्षा जहां सामान्य बच्चे और निःशक्त बच्चों को एक ही क्लास में, एक ही कक्षा में एक साथ बिठाकर शिक्षा प्रदान की जाए, वह समावेशी शिक्षा होगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रूप देना प्रारंभ कर देता है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बालक किस ओर ध्यान देना प्रारंभ कर देता है, तो यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था का जो बालक रहता है वो किस अवस्था, मतलब किस चीज पर ध्यान देना प्रारंभ कर देता है? तो ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है मानव शरीर पर, ऑप्शन सी है यौन संबंधों पर, और ऑप्शन डी है विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस ओर ध्यान देना प्रारंभ कर देता है? यहाँ पे ध्यान देना लिखा गया है, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन ए है धर्म पर, ऑप्शन बी है मानव शरीर में, ऑप्शन सी है यौन संबंधों में, या ऑप्शन डी है विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था का बालक किस ओर ध्यान देना प्रारंभ कर देता है? हमारा आंसर होगा विद्यालय में, ऑप्शन नंबर डी। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में ध्यान देना प्रारंभ कर देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक, मनोविज्ञान एवं आवश्यकता के साथ संबंधित नहीं है? मनोविज्ञान एवं आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। तो निम्न में से ऐसा कौन सा है जो बच्चों की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता, ऑप्शन बी है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी है अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, या ऑप्शन डी है सानिध्य या संगति की आवश्यकता। तो निम्न में से ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चे की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? क्या सामाजिक अनुमोदन तथा अथवा सराहना की आवश्यकता, या ऑप्शन बी है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन सी है अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, या तो फिर सानिध्य या संगति की आवश्यकता। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसमें से ऐसा कौन सा बच्चे की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सामाजिक अनुमोदन सामाजिक में आ गया है, सराहना की आवश्यकता भी, और संवेगात्मक मनोवैज्ञानिक में आ गया है, और सानिध्य संगति की आवश्यकता तो यह आवश्यकताओं में आ गया है, क्योंकि फ्रेंड्स की भी आवश्यकता रहती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक सभा के कारण विद्यार्थी को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं
तो बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं। कुछ सोच बैठकर अपने आप पढ़ते ही हैं, कुछ अकेले बैठकर अपने आप पढ़ने लग जाते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? जैसे एक शिक्षक है, उसकी लोकतांत्रिक सभा के कारण वो विद्यार्थियों की पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है, और कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, और कुछ तो अकेले बैठकर पढ़ने लग जाते हैं। तो ये अभिभावकों को पसंद नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे बेहतर हो सकता है तरीका? तो ऑप्शन ए है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य को शिक्षा की शिकायत करनी चाहिए। तो जो अभिभावक रहते हैं, क्या उन्हें प्रधानाचार्य को शिक्षा की शिकायत करनी चाहिए? ऑप्शन बी है, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभव बदल दे। ऑप्शन सी है, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। या ऑप्शन डी है, अभिभावकों को उच्च विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो यह तो बिल्कुल गलत है कि अभिभावकों को उच्च विद्यालय से अपने विद्यालय वहां बच्चों को निकाल ही लेना चाहिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक शिक्षक है जो अपनी लोकतांत्रिक सभा के कारण बच्चों की पूरी कक्षा को कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है। कुछ बच्चे एकत्रित होकर एक साथ चर्चा करने लगते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, और कुछ अकेले बैठकर अपने आप पढ़ने लग जाते हैं, लेकिन ये अभिभावकों को पसंद नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? क्या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिकायत करनी होगी, या अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वो उनके बच्चे का अनुभव ही बदल दे, या तो फिर अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को चिंताओं को समझने का प्रयास करता है। एक शिक्षक है जो अपने विद्यार्थियों की चिंताएं जो भी रहती है वो समझने का प्रयास करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा समाजशास्त्र, ऑप्शन बी है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन सी है मीडिया मनोविज्ञान, और ऑप्शन डी है शिक्षा मनोविज्ञान। तो बताइए कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की चिंताओं को समझने का प्रयास कर रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधित है? ऑप्शन ए है शिक्षा समाजशास्त्र, ऑप्शन बी है सामाजिक दर्शन, ऑप्शन सी है मीडिया मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी है शिक्षा मनोविज्ञान। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एक शिक्षक जब विद्यार्थियों की चिंता को समझने का प्रयास कर रहा है, तो ये कौन से क्षेत्र का उद्देश्य होगा या कौन से क्षेत्र से संबंधित होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मनोविज्ञान से, क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों की चिंता को समझने का प्रयत्न कर रहा है। तो ये कक्ष की बात चल रही है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ऑप्शन डी शिक्षा मनोविज्ञान हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ जो एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यहाँ बाहरी लिखा गया है। ऑप्शन बी है पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना, तो क्या पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना चाहिए? ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने को तो इतना महत्व नहीं दिया गया है। ऑप्शन डी है बच्चों का जो भी चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान करना चाहिए। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें बच्चों का चहुमुखी विकास का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। तो यह तो सही है, इसमें बच्चों के चहुमुखी विकास का अवसर उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से भी जोड़ने का प्रयत्न किया गया है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करने पर भी बहुत अधिक महत्व दिया गया है। लेकिन ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने को महत्व नहीं दिया गया, ये मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है पूछा गया है, तो इनमें से जो गलत ऑप्शन है वो हमें अलग करना है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना, ऑप्शन बी है गणित के प्रति रुचि पैदा करना, या ऑप्शन सी है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना, या ऑप्शन डी है बच्चों का संवेगात्मक
विकास करना। तो बताइए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य होने चाहिए? क्या बच्चों को अंकगणित का ज्ञान देना? ऑप्शन बी है गणित के प्रति रुचि पैदा करना। ऑप्शन सी है बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना। या ऑप्शन डी है बच्चों का संवेगात्मक विकास करना। तो बताइए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों में तार्किक चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता का विकास करना एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण का उद्देश्य है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना, जो बाहरी परीक्षाएं रहती है उनका आयोजन करना। ऑप्शन बी है रटने को महत्व प्रदान न करना। ऑप्शन सी है पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना और ऑप्शन डी है ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? तो हमें यह जो गलत है वो बताना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्या ऑप्शन ए है बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान न करना? ये तो सही है। पुस्तकों से इतर ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? एनसीएफ 2005 में आधारभूत सिद्धांतों में इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी बाहरी परीक्षाओं का आयोजन करना। तो ऐसी बाहरी परीक्षाओं का कोई आयोजन करने को महत्व नहीं दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? तो क्या ऑप्शन ए है कक्षा 10th की जो परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। ऑप्शन बी है विद्यालय शिक्षा को विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन, विद्यालय शिक्षा को विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा का संचालन होना चाहिए। ऑप्शन सी है प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की को ऐच्छिक करना चाहिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस परीक्षा संबंधी सुधारों को समझाया गया है? कक्षा 10वीं की जो परीक्षा होती है उसे ऐच्छिक कर देना चाहिए, या विद्यालय शिक्षा को विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर पर परीक्षा होनी चाहिए, या प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को इच्छा से होनी चाहिए। ये ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? ऑप्शन नंबर ए कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन ए है खुली पुस्तक परीक्षा, ऑप्शन बी है सतत या निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? क्या ऑप्शन ए है खुली पुस्तक परीक्षा, ऑप्शन बी है सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन सी है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? खुली पुस्तक परीक्षा, सतत एवं निरंतर या व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खुली पुस्तक परीक्षा, सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन और सामूहिक कार्य मूल्यांकन, ये तीनों को ही महत्व दिया गया है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले वाले वीडियो जरूर देखिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे वो भी संविधा शिक्षक वर्ग 3 की जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं वही सेशन का लाभ उठा सके। जो संविधा शिक्षक वर्ग 3 के लिए हमने बाल विकास शिक्षा शास्त्र की स्पेशल एमसीक्यू सीरीज एमपीटेट संविधा शिक्षक वर्ग 3 के लिए स्टार्ट की है, इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग नॉलेज भारती।